हेलो गुड मॉर्निंग। दिस इज के एन स्टडी पॉइंट एंड आई एम प्रीति मैम एंड आप पढ़ रहे हैं स्पेशल क्लास फॉर टीजीटी इंग्लिश। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किंग लियर, वन ऑफ द फोर ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर है इसकी हिंदी समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी समरी। आप पढ़ रहे हैं किंग लियर, जो कि विलियम शेक्सपियर की 4 महान ट्रेजेडीज में से एक है। आप सभी जानते हैं कि किंग लियर एक महान ट्रेजेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हिंदी समरी। तो कहानी शुरू होती है एक बूढ़े राजा से जिसका नाम था किंग लियर। किंग लियर की 3 बेटियां हैं, गोनरिल, रीगन और कॉर्डिला। गोनरिल सबसे बड़ी बेटी है, रीगन उससे छोटी है और कॉर्डिला किंग लियर की सबसे छोटी बेटी है। राजा अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो चाहता है कि अब वह अपना राज्य अपनी बेटियों में बांट दे और वह स्वयं आराम करे। राजा ये सोच रहा है कि वो अपनी तीनों बेटियों में से किसे राज्य दे या फिर तीनों को दे। राजा ऐसा निर्णय नहीं ले पाता। तो राजा के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना वो एक सेरेमनी अरेंज करे और उस सेरेमनी में वो कुछ ऐसा करे जिससे सबको पता चले कि वो अपने राज्य को किस तरह से अपनी बेटियों में बांटना चाहता है। गोनरिल और रीगन, इसकी जो 2 बेटियां थी, वो शादीशुदा थी। ड्यूक ऑफ एल्बेनी, ये सबसे बड़ी बेटी गोनरिल का पति है। और ये है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, जो कि रीगन, जो किंग लियर की बीच की बेटी थी, यानी कॉर्डिला से बड़ी थी और गोनरिल से छोटी थी, उसके पति थे। हस्बैंड ऑफ रीगन, इनका नाम था ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। जैसा कि आप जानते हैं, कॉर्डिला राजा की सबसे छोटी बेटी थी और कॉर्डिला की शादी नहीं हुई थी। कॉर्डिला की शादी नहीं हुई है, लेकिन एक प्रिंस ऑफ फ्रांस है जो कि मन ही मन कॉर्डिला को बहुत चाहता है। किंग लियर समझ नहीं पाता कि वह अपना राज्य इन तीनों बेटियों में से किस प्रकार से बांटे। तो राजा एक सेरेमनी अरेंज करता है। सेरेमनी में बहुत सारे लोग आते हैं। प्रिंस ऑफ फ्रांस भी उस सेरेमनी में प्रेजेंट होता है। राजा बारी बारी से अपनी तीनों बेटियों को बुलाता है और तीनों से एक ही प्रश्न पूछता है कि बेटी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। राजा की 2 बड़ी बेटियां यानी गोनरिल और रीगन बहुत चालाक थी। वे धूर्त और धोखेबाज थी। वे कॉर्डिला की तरह अपने पिता को प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें तो राजा के पैसों से प्यार था। गोनरिल और रीगन बहुत ही चालाकी से उत्तर देती है। बहुत ही चापलूसी करते हुए वे अपने पिता से कहती हैं कि हे राजा, मुझे आपसे अधिक इस संसार में कुछ भी प्रिय नहीं। गोनरिल के इस उत्तर को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि राजा अपनी प्रशंसा सुनने का शौकीन था। फिर राजा अपनी दूसरी बेटी रीगन को बुलाते हैं और रीगन से भी वही प्रश्न पूछते हैं कि बेटी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। रीगन उत्तर देती है कि हे पिताजी, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। इस संसार में सबसे प्रिय चीज मेरी आप ही हैं। राजा इतना अच्छा उत्तर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि राजा के कैरेक्टर की एक खास बात बताई गई है कि वह अपनी प्रशंसा सुनने का बहुत शौकीन था और यही उसके पतन का कारण भी बनता है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि सबका नेचर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग चापलूसी करते हैं और चापलूसी करने वाले व्यक्ति हमेशा सच्चे नहीं होते। लेकिन किंग लियर इस बात से अनजान रहता है और किंग लियर धोखे में आ जाता है। वह बहुत खुश होता है। दोनों बेटियों के उत्तर से राजा इतना ज्यादा खुश होता है, राजा को उम्मीद थी कि अब उसकी तीसरी बेटी भी कुछ ऐसा ही उत्तर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब कॉर्डिला की बारी आती है। कॉर्डिला कहती है कि पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक पुत्री को पिता से करना चाहिए, न कम न ज्यादा। नो मोर नो लेस देन शी शुड एज अ डॉटर। राजा को बहुत बुरा लगता है। राजा को अपनी बेटी का ये उत्तर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि कॉर्डिला उसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। कॉर्डिला की दोनों बड़ी बहनें बहुत ही धूर्त और बहुत ही मक्कार थी। वो सिर्फ अपने पापा के पैसे के पीछे लगी रहती थी और कॉर्डिला वास्तव में सबसे अधिक प्रेम करती थी, लेकिन वे गोनरिल और रीगन की तरह चापलूस नहीं थी। अब क्या होता है, किंग लियर
कॉर्डेला से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से में आकर कॉर्डेला को राज्य से बाहर निकाल देता है और गॉनरिल और रीगन में आधा आधा राज्य बांट देता है। गॉनरिल और रीगन यह सुनकर कि उस राज्य को 3 की जगह 2 ही भागों में बांटा गया है बहुत खुश होती हैं और जब देखती हैं कि कॉर्डेला को राज्य से बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नता होती है। फिर यह निश्चित होता है कि अब राजा किसके पास रहेंगे। तो यह निर्णय होता है कि राजा बारी बारी से गॉनरिल और रीगन के महल में रहेंगे अपने दोस्तों के साथ में जो उनके साथी थे और उनके 100 सामंत थे, क्योंकि किंग लियर एक बहुत बड़ा राजा था तो राजा अकेला ही नहीं था, राजा के बहुत सारे साथी थे और राजा के लगभग 100 सामंत थे। तो राजा ने ये निर्णय दिया कि मैं, मेरे सभी साथी और मेरे लगभग 100 सामंत बारी बारी से गॉनरिल के महल में रहेंगे, फिर दूसरी बारी में वो रीगन के महल में रहेंगे। इस तरह से बात निश्चित हो जाती है। इधर रीगन और गॉनरिल बहुत खुश हो रही होती है और कॉर्डेला बेचारी मन ही मन बहुत दुखी हो रही होती है कि मैं अपने पिता को इतना प्यार करती हूँ, इसके बावजूद भी मेरे पिता मुझसे किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। इधर जैसा मैंने आपको बताया कि उसी सेरेमनी में प्रिंस ऑफ फ्रांस भी था। प्रिंस ऑफ फ्रांस मन ही मन कॉर्डेला को बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि कॉर्डेला एक बहुत नेक दिल लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है और वास्तव में वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन चूंकि वो चापलूस नहीं थी, वो झूठी प्रशंसा नहीं कर पाती थी, इसलिए राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। कॉर्डेला की सच्चाई से प्रिंस ऑफ फ्रांस बहुत प्रभावित होता है और कॉर्डेला से शादी कर लेता है, लेकिन राजा कॉर्डेला को दहेज में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देता। इस शादी में राजा का एक वफादार नौकर केंट भी शामिल होता है और वो कॉर्डेला का साथ देता है। अब तो मानो गॉनरिल और रीगन की लॉटरी लग गई थी, क्योंकि अब किंग लियर का सारा धन रीगन और गॉनरिल का हो चुका था। गॉनरिल और रीगन पैसों के बारे में सोचकर बहुत खुश होती हैं और राजा को ऐसा लगता है कि वे उन्हें बहुत प्रेम करती हैं। राजा अपने निर्णय पर प्रसन्न हो रहा था और रीगन और गॉनरिल अपने निर्णय पर प्रसन्न हो रही थी, बट वास्तविकता कुछ और ही थी। देखिए आगे क्या होता है। अब एक कैरेक्टर है इस कहानी में जो बहुत महत्वपूर्ण है, केंट। ये राजा का एक वफादार दरबारी है। दोस्तों ये वही दरबारी है जिसने कॉर्डेला और प्रिंस ऑफ फ्रांस की शादी में एक अहम भूमिका निभाई थी। ये राजा का वफादार था, इसलिए राजा के हर सही और गलत निर्णय में राजा को सही सलाह देता था। जब राजा ने इस तरह का निर्णय सुनाया कि कॉर्डेला को बाहर निकाल दिया, देश अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, तो केंट ने महाराज से कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन आपका यह निर्णय सर्वथा गलत है। ऐसी बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि राजा का एक स्वभाव था कि राजा सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुनता था, आलोचना राजा को बर्दाश्त ही नहीं होती थी। राजा बहुत गुस्से में आता है और उस दरबारी को यानी केंट को बेनिशमेंट दे देता है, यानी कि राज्य से बाहर निकाल देता है। उसको आदेश देता है कि आज के बाद तुम इस राज्य में कदम नहीं रखोगे, तुम इंग्लैंड के अंदर कदम नहीं रखोगे। केंट मजबूर था, केंट चला जाता है। सोचने वाली बात है, यहाँ पे किंग लियर के कैरेक्टर को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। किंग लियर एक अच्छा राजा था, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ कमियां थी, जैसे वो चापलूसी पसंद करता था। जो व्यक्ति अपनी बेटी जो बहुत ही नेक दिल थी, उसकी भी अच्छाइयों को सिर्फ इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि वो अपनी दोनों बड़ी बहनों की तरह चापलूस नहीं थी, फिर वो अपने दरबारी की सच्चाई को कैसे समझ सकता था। उसका यहाँ पे निर्णय बिल्कुल गलत था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि किंग लियर एक राजा था और राजा के आदेश को मानना, राजा के आदेश का उल्लंघन तो कोई भी नहीं कर सकता था। अब क्या होता है, जो केंट था वो वहां से बाहर चला जाता है। केंट राजा का बहुत ज्यादा वफादार था, तो केंट ये प्लान करता है कि मैं अपने राजा को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि गॉनरिल और रीगन दोनों ही बहुत मक्कार बेटियां हैं, वो मेरे राजा की केयर नहीं करेंगी। इसलिए और कॉर्डेला अब इंग्लैंड में है ही नहीं, तो राजा पे बड़ी भारी मुसीबत आ गई है। इसलिए वो भेष बदलकर कायस नाम रखकर वापस आता है और राजा भी इस बात को नहीं समझ पाता है कि ये कौन व्यक्ति है, और केंट नाम बदलकर भेष बदल के राजा का पर्सनल सर्वेंट बनकर वहां पे रहने लगता है। इधर दोनों बेटियां राजा के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती हैं।
केंट अभी राजा के लिए बहुत चिंतित था, इसलिए वो तो भेष बदल कर आ गया था और राजा का पर्सनल सर्वेंट बनकर रहने लगा था। इधर गोंड्रिल क्या करती है, अपने पिता से बहुत बुरा बर्ताव करती है और ये तक कहती है कि अब आप राजा नहीं हैं, अगर हमारे साथ रहना है तो आपको हमारे अनुसार चलना होगा। राजा को इतनी बुरी बात सहन नहीं होती। राजा गुस्से में कह देता है कि मैं अपनी दूसरी बेटी रीगन के महल में जा रहा हूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। राजा को विश्वास था कि रीगन ऐसा नहीं करेगी। राजा रीगन के महल में जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो महल में पहुंच पाता, गोंड्रिल अपने नौकर से एक चिट्ठी रीगन के लिए पहुंचा देती है। उस चिट्ठी में उसने अपनी सारी बातें लिख दी थी। रीगन चिट्ठी पढ़ती है, क्योंकि रीगन भी अपनी बहन की तरह ही चापलूस थी। जैसे ही पिता रीगन के घर पहुंचते हैं, पीछे से गोंड्रिल भी आ जाती है। रीगन अपने पिता को इग्नोर करती है और गोंड्रिल से गले मिलती है और जब उसका पिता उसकी शिकायत करता है कि रीगन देखो तुम्हारी बड़ी बहन ने मेरे साथ कैसा बुरा बर्ताव किया है, मुझे किस तरह से ट्रीट किया है, तो पता है रीगन क्या कहती है? रीगन कहती है कि पिताजी आपको गोंड्रिल से माफी मांगनी चाहिए। रीगन का ऐसा उत्तर सुनकर तो मानो उस पे वज्रपात हो गया हो। किंग लियर को लगता है कि अरे ये मेरा क्या निर्णय था, मैं जिन्हें अपनी सबसे प्यारी सबसे अच्छी बेटियां समझ रहा था वो तो कितनी धूर्त और कितनी मक्कार है, कितनी स्वार्थी है, इन्हें सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है, इन्हें मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। राजा अपनी बेटियों से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करता था, इसलिए उसे बहुत तीव्र मानसिक आघात पहुंचता है। राजा बहुत परेशान होता है। राजा सोचता रहता है अकेले बैठकर कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, मैं कैसी स्थिति में आ गया हूं कि मेरी एक बेटी मेरे पास नहीं है, मेरी दोनों बेटियां मेरी इज्जत नहीं करती, मुझे मेरी परवाह नहीं करती, मेरा सम्मान नहीं करती, मैं एक नौकर से भी बदतर जिंदगी को जी रहा हूं। इस तरह से वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो राजा का साथ देता है। आप समझ गए होंगे वो कैरेक्टर कौन है? वो कैरेक्टर वही उनका वफादार दरबारी केंट है, जो केस नाम से उनके साथ में पर्सनल सर्वेंट बनकर रह रहा था। उसी समय बड़ी जोर की बारिश होती है और केंट ये डिसीजन लेता है कि नहीं महाराज, अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जिस स्थान पर सम्मान ना हो उस स्थान पर रहने का कोई लाभ नहीं, चलो आप मेरे साथ चलो। और ऐसा कहकर वो उन्हें जंगल ले जाता है। एक जंगल में ले जाता है। वो सोचता है कि मैं कैसे भी करके अपने राजा की सेवा करूंगा, लेकिन कम से कम इस बदतर जिंदगी से तो उन्हें निजात मिलेगी। अब राजा पूरी तरह से पागल हो चुका है। अब राजा सिर्फ एक ही बात चिल्लाता है, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। सिर्फ एक ही बात बोलता है, आई एम किंग, आई एम किंग, जबकि वो पूर्णतः पागल हो चुका है। राजा की इतनी बुरी दशा केंट से देखी नहीं जाती। केंट मन ही मन सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने राजा को कुछ आराम दे सकूं, कुछ सुख दे सकूं, उनके कष्टों को कुछ कम कर सकूं। तो केंट को एक आइडिया आता है। केंट सबसे पहले तो राजा को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। वो सुरक्षित स्थान क्या था? डवर कैसल नाम की जगह थी। डवर कैसल आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये डवर कैसल का ही पिक्चर है। तो उन्हें एक डवर कैसल नाम की जगह पर रखता है। इसके बाद राजा वहां पर जब रुक जाता है और एकांत में बैठता है, तो क्या होता है? राजा को अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेला की बहुत याद आती है। क्योंकि दोस्तों हमेशा ये होता है कि जब हमसे कोई बुरा बर्ताव करता है और हम बहुत दुखी होते हैं, तो हमें अपने करीबी हर उस शख्स की बहुत याद आती है जो वास्तव में हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। तो उन्हें एहसास होता है कि कॉर्डेला उनसे सच्चा प्रेम करती थी। कॉर्डेला की बहुत ज्यादा याद आती है। कॉर्डेला एक नेक दिल और बहुत ही उदार, बहुत ही प्यारी बच्ची थी जो अपने पिता को सच्चा प्यार करती थी। उनसे लगता है कि काश मेरी कॉर्डेला यहाँ होती, काश मेरी कॉर्डेला यहाँ होती, तो शायद मैं कुछ सुकून में होता। मेरी कॉर्डेला, मेरी प्यारी कॉर्डेला को क्या हो गया है? मैं एक इतना बड़ा राजा हूं, मेरी जो धूर्त बेटियां थी, जो मेरी मक्कार बेटियां थी, उनसे मैंने ऐसा सुलूक किया, उन्हें इतना सम्मान दिया, उन्हें सब कुछ दिया, अपनी पूरी जायदाद, पूरा राज्य दे दिया, लेकिन जो मेरी सबसे प्यारी बेटी थी उसे मैंने राज्य से ही निकाल दिया। ऐसा सोच सोचकर राजा बहुत दुखी हो रहा होता है। उसी समय केंट मन में सोचता है कि मैं अब क्या करूं?
तो केंट को ये आइडिया आता है। आपको दोस्तों याद रहे कि जो केंट है वो केयस नाम से यहाँ पर है। तो केयस सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझे इस समय कॉर्डेला के पास जाना चाहिए। तो केंट कॉर्डेला के पास जाता है और कॉर्डेला को और प्रिंस ऑफ फ्रांस यानी कि कॉर्डेला के हस्बैंड को दोनों को पूरी बात बताता है। कॉर्डेला अपने पिता के विषय में जब इतनी बात जानती है तो बहुत ज्यादा गुस्से से भर उठती है और अपने पति प्रिंस ऑफ फ्रांस से कहती है कि चलो सेना तैयार करो, हमें हमला करना है। और सेना तैयार करके आ जाती है। सबसे पहले जब कॉर्डेला अपने पिता से मिलती है तो पिता की ऐसी हालत देख करके बहुत दुखी होती है। पिता और पुत्री दोनों बहुत दुखी होते हैं और वो रोने लगती है। फिर वो अपने पिता की पूरी सेवा करती है। कॉर्डेला अपने पिता की ऐसी अवस्था में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। फिर वो ये निर्णय लेती है कि मुझे कैसे भी करके अपने पिता को पहले अच्छा करना है। वो उनकी बहुत सेवा करती है, चिकित्सा के सारे इंतजाम करती है। अपनी बेटी के स्नेहपूर्ण परिचर्या और उचित चिकित्सा पाकर किंग लियर का मानसिक संतुलन ठीक होने लगा। अब किंग लियर पहले से बेहतर महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी प्यारी पुत्री मिल गई थी, इलाज भी मिल गया था, इसलिए अब वो कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। पिता और पुत्री दोनों बहुत प्रसन्न थे। कॉर्डेला अब अपने पिता को उनका सम्मान वापस दिलाना चाहती थी। कॉर्डेला के मन में सिर्फ एक बात थी कि मुझे अपनी दोनों बड़ी बहनों को सबक सिखाना है और अपने पिता को वापस उनका उचित सम्मान दिलाना है। लेकिन अभी ये अंत नहीं था। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हो और खून खराबा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं और युद्ध बहुत भयानक होता है। उस युद्ध में भीषण रक्तपात होता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इधर एडमंड और एडगर के कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। एडमंड ये ग्लाउसेस्टर के बेटे हैं, ये दोनों ग्लाउसेस्टर के बेटे हैं। एडमंड नाजायज पुत्र है, धोखेबाज और धूर्त है, जबकि एडगर उनका जायज पुत्र है, वह ईमानदार और दयालु है। आपको बता दूं दोस्तों, एडमंड जो था वो लस्टी टाइप का व्यक्ति था, यानी झूठा प्रेम करना, दिखावा करना, ऐसा उसके स्वभाव में था। और चूंकि गोनरिल और रीगन भी इसी प्रकार की थी, इसीलिए दोस्तों गोनरिल और रीगन दोनों शादीशुदा होते हुए भी एडमंड से लव अफेयर रखती थी और एडमंड भी उन दोनों के साथ में इसी तरह चापलूसी भरा व्यवहार करता था और लव अफेयर रखता था। अब एडमंड के साथ मिलकर उनकी दोनों बहनें अपनी सेना तैयार करती हैं और इधर कॉर्डेला अपने पति के साथ सेना लेके आती। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश फ्रांस की सेना पराजित हो जाती है। फ्रांस की सेना जब पराजित हो जाती है तो एडमंड क्या करता है, कॉर्डेला और किंग लियर को बंदी बना लेता है। फिर से दोनों के बुरे दिन आ जाते हैं। किंग लियर, एक बार पहले उम्मीद आई थी किंग लियर के मन में कि शायद अब मैं ठीक हो जाऊं, शायद अब मेरी बेटी आ गई है। बेटी को भी उम्मीद थी कि शायद अब वो अपने पिता को उनका जो खोया हुआ सम्मान है वो वापस दिलाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किंग लियर और कॉर्डेला दोनों बंदी बना लिए जाते हैं। इधर जब एडगर सारी सच्चाई जानता है अपने भाई एडमंड की कि वो इतना बुरा है कि राजा के साथ किस तरह से वो व्यवहार कर रहा है, कॉर्डेला की तरह किस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो उससे एक द्वंद्व करता है और उस द्वंद्व में गुस्से में एडगर अपने भाई एडमंड को मार देता है। इस प्रकार से एडमंड का अंत होता है। लेकिन चूंकि वो दोनों चापलूस बहनें एडमंड को बहुत प्यार करती थी, हालांकि वो प्यार तो किसी से नहीं करती थी, वो बहुत स्वार्थी थी, लेकिन फिर भी वो उनके लिए आपस में झगड़ती है और उनका झगड़ा इस कदर तक बढ़ जाता है कि गोनरिल अपनी छोटी बहन रीगन को जहर दे देती है और इस प्रकार रीगन मर जाती है। गोनरिल के पति को जब गोनरिल की ये सच्चाई पता चलती है कि मेरे पीठ पीछे एडमंड के साथ गोनरिल का लव अफेयर था और उसकी बहन भी इसी तरह की थी, तो गोनरिल अपनी सच्चाई का जब खुलासा होते हुए देखती है तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाती। उसे लगता है कि उसका सारा भेद खुल गया है, उसकी सारी पोल खुल गई है और वो इतना ज्यादा शर्मिंदा होती है कि वो आत्महत्या कर लेती है। इस तरह से गोनरिल और रीगन दोनों बहनें मर जाती हैं। कॉर्डेला को बंदी गृह के अंदर ही मार दिया जाता है। कॉर्डेला को पहले तो बंदी गृह में ले जाया जाता है, लेकिन अंदर ही उसको मार दिया जाता है और अब देखिए कितना दुखद अंत होता है।
कॉर्डिला के मृत शरीर को जब राजा देखता है तो मृत शरीर पर विलाप करता है। राजा अब तन और मन दोनों से टूट गया था। उसके जीने का अब कोई उद्देश्य नहीं था। अपनी ही प्रिय पुत्री के मृत शरीर को हाथ में लेके राजा घोर विलाप करता है और अब राजा फिर से अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वह अपनी सबसे प्रिय पुत्री की मृत्यु को सहन नहीं कर पाता और राजा की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार किंग लियर के जीवन का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से विलियम शेक्सपियर की एक ग्रेट ट्रेजेडी द किंग लियर का अंत होता है। आई होप कि आपको स्टोरी के सारे फैक्ट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और मेरी नेक्स्ट क्लास में इसी के एमसीक्यूज होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किंग लियर। थैंक यू।